हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड पीडीएफ। टुडे 21 अक्टूबर और आज हम 21 अक्टूबर का हिंदी में पीडीएफ को रीड करेंगे। क्वेश्चन एंड आंसर है, तो लेट्स स्टार्ट पीडीएफ। अगर आप परचेज कर सकते हैं तो अफेयर्स कैरियर क्लाउड ऐप के ज़रिए आप इस ऐप को बाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, प्लस साथ में पीडीएफ 10 डालने पे और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है 10% का। और ये 450 रुपये का ये वाली पीडीएफ आपको पढ़ती है। इसमें आपको पैथ भी दिया रहता है, डेली, वीकली एंड मंथली टाइप का, जिससे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देर न करते स्टार्ट करते हैं आज का। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अक्टूबर सार्वजनिक प्रसारण के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा किसने जारी किया? तो सार्वजनिक प्रसारण क्रेडिट फ्रेमवर्क मसौदा किसने जारी किया? तो ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र मोदी, जगदीप धनखड़, अन्नपूर्णा देवी। तो सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क को जारी किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान। तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सार्वजनिक प्रसारण नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क मसौदा जारी किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप भारत सरकार द्वारा विकसित एक अगली पीढ़ी का बहुआयामी उपकरण है। यह अकादमिक व्यावसायिक डोमेन के एकीकरण को उनके बीच लचीलापन और गतिशीलता सुरक्षित करने के लिए सक्षम बनाता है। ठीक है, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय ऋण ढांचा एनईपी के तहत सबसे महत्वपूर्ण तत्व होगा, जिसमें अगले 25 वर्षों में विकासशील भारत दृष्टि पर 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाना और हमारी आबादी को 100% सशक्त बनाना शामिल है। ठीक है, तो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा जारी किया गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो विश्व स्पाइस कांग्रेस फरवरी 2023 में नवी मुंबई में विजन 2030 सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, एक्सीलेंस एंड सेफ्टी स्पाइसेज, ठीक, की थीम के साथ आयोजित किया गया। तो विश्व स्पाइस कांग्रेस 2023 जो थी, कौन सी थी? तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सी थी, 12वीं, 14वीं, 11वीं, 13वीं, 10वीं। तो ये जो थी वो कौन सी थी? ये थी हमारी 14वीं। ठीक, 14वीं विश्व स्पाइस कांग्रेस फरवरी 2023 नवी मुंबई में विजन 2030। और इस विश्व स्पाइस कांग्रेस फरवरी 2023 का थीम क्या था? स्पाइसेज। थीम क्या था? स्पाइसेज। स्पाइसेज में एस फॉर था सस्टेनेबिलिटी, पी फॉर प्रोडक्टिविटी, आई फॉर इनोवेशन, सी फॉर कोलैबोरेशन, ई फॉर एक्सलेंस एंड एस फॉर सेफ्टी। ठीक, फर्स्ट एस फॉर सस्टेनेबिलिटी है, लास्ट एस फॉर सेफ्टी है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है कि विश्व स्पाइस कांग्रेस फरवरी 2023 जो 14वीं मुंबई विजन 2023 रखा गया, उसकी थीम था स्पाइसेज। इस स्पाइसेज में पी के वर्ड किससे संबंधित है? तो यहाँ पी किससे हो जाएगा? प्रोडक्टिविटी से। इस तरीके के एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसको मतलब सिस्टमेटिक तरीके से याद कर ले। एस फॉर सस्टेनेबिलिटी, पी फॉर प्रोडक्टिविटी, आई फॉर इनोवेशन, सी फॉर कोलैबोरेशन, एस फॉर एक्सीलेंस, ई फॉर एक्सीलेंस, एस फॉर सेफ्टी। क्लियर। तो नेक्स्ट ये 14वीं था। ठीक, 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस जो नवी मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। क्लियर। और CIDCO एक्सिबिशन और कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की जाएगी। ठीक है, 16 से 18 फरवरी 2023 में होगी। तो 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हमारे निकलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस जो 16 से 18 फरवरी 2023 के बीच होगा, कहाँ होगा? नवी मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, किस सेंटर में आयोजित होगा? सिडको एक्सिबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में। ये कौनवीं है? ये 14वीं थी। डेट क्या है? 16 से 18 फरवरी। ठीक है, यह स्पाइस बोर्ड वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कई व्यापार और निर्यात किसानों के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। क्लियर। तो इसमें कौन कौन सी संस्था है? इसमें संस्था है बोर्ड वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और भारत सरकार। ठीक, नेक्स्ट है थीम है विजन 2013 स्पाइसेज। और स्पाइसेज की जो थीम 2030 स्पाइसेज है, इस थीम देखो ध्यान देना यार,
ये 2030 है, ये हो रहा है 2023 में, लेकिन थीम क्या है, विजन 2030, स्पाइसेस, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, एक्सीलेंस एंड सेफ्टी। क्लियर। वर्ल्ड स्पाइट बोर्ड दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक भारत के G20 प्रेसिडेंसी के संयोजन में 20 ग्रुप कार्यक्रम के रूप में WSC की मेजबानी कर रहा है। क्लियर, तो भारत मेजबानी भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में REC लिमिटेड और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ दो 650 मेगावाट कोयला आधारित बॉक्स का थर्मल पावर प्लांट के वित्त पोषण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ठीक है, तो कौन सी कंपनी जिसने REC लिमिटेड और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ, ठीक, दो कंपनी, REC लिमिटेड और पावर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के साथ, तीन कंपनी इसमें है REC लिमिटेड है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, और एक और कंपनी है, उस कंपनी का नाम क्या है, SJVN थर्मल प्राइवेट लिमिटेड। तो ये तीन कंपनी जो तीनों मिलकर दो 660 मेगावाट कोयला आधारित बक्सर थर्मल पावर प्लांट के वित्त पोषण के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। क्लियर। तो SJVN थर्मल पावर प्लांट और REC लिमिटेड और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, तीन है, दो 660 मेगावाट कोयला आधारित बक्सर थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, तो REC लिमिटेड और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड बिजली मंत्रालय के तहत बिजली मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ने दो 660 मेगावाट कोयला आधारित बक्सर था प्लांट के वित्त पोषण के लिए SJVN सतलुज जल विद्युत निगम, अब SJVN क्या है, सतलुज जल विगम निगम, REC लिमिटेड और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, थर्मल पावर लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। यह परियोजना 12,172.74 करोड़ रुपए के वित्त परिव्यय पर विकसित की गई थी, जिसमें 8,520 करोड़ रुपए की ऋण आवश्यकता थी। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में सतलुज जल विद्युत निगम ने 730 करोड़ रुपए के रिवर्स नीलामी के माध्यम से एक फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जीता, जो महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, तो सतलुज जल विद्युत निगम ने 730 करोड़ के रिवर्स नीलामी के माध्यम से एक फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जीता, जो महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी द्वारा आयोजित किया गया। कितने मेगावाट का ये सतलुज जल विद्युत निगम था? ये 105 मेगावाट। कितने मेगावाट? 105 मेगावाट। क्लियर। सतलुज जल विद्युत निगम एक जल विद्युत उत्पादन कंपनी ने रिवर्स नीलामी के माध्यम से 105 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, जो महाराष्ट्र राज्य विद्युत कंपनी द्वारा आयोजित की गई। ठीक है, तो सतलुज जल विद्युत निगम पे किसके द्वारा आयोजित की गई 105 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना? महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी, महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा सतलुज जल विद्युत निगम में एक रिवर्स नीलामी के बाद 105 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना शुरू की गई। ठीक है, परियोजना में इसको 730 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय पर विकसित किया गया था। खरीद समझौते शक्ति पर हस्ताक्षर करने की तारीख 15 महीने के भीतर शुरू की गई। ठीक, अक्टूबर 2022 में हेनले एंड पार्टनर द्वारा जारी सेंटीमिलियंस रिपोर्ट द इमरजेंस ऑफ ए न्यू क्लास ऑफ सुपर रिच से संबंधित कौन से बिंदु सही है? यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड और रूस के बीच छोड़ते हुए भारत में दुनिया के तीसरे सबसे ज़्यादा करोड़पति व्यक्ति बन गए। क्या ये सही है? आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में चीन के बाद दुनिया का सबसे ज़्यादा करोड़पति है, ये भी देखते हैं। 2032 तक भारत के करोड़पति को सबसे तेज़ी से बढ़ते बाजार के रूप में चीन से आगे निकलने की उम्मीद है। ठीक है, तो इसमें तीनों करेक्ट पॉइंट है। तो 2022 के हेनले एंड पार्टनर द्वारा जारी सेंटीमिलियन रिपोर्ट द इमरजेंस ऑफ अ न्यू क्लास ऑफ सुपर रिच के कौन सा बिंदु सही है? यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड और रूस को पीछे छोड़ते हुए भारत में दुनिया के तीसरे सबसे ज़्यादा करोड़पति है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम को भी पीछे छोड़ दिया भारत, स्विट्जरलैंड को भी छोड़ दिया और रूस को, इस तीनों को छोड़ दिया भारत दुनिया के सबसे तीसरे सबसे ज़्यादा करोड़पति। तो भारत में दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा करोड़पति है। ठीक है, इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा करोड़पति है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका में, चीन के बाद दुनिया का सबसे ज़्यादा करोड़पति है। ठीक है, तो चीन
संयुक्त राज्य अमेरिका में चीन के बाद दुनिया की सबसे ज़्यादा करोड़पति है। ठीक है, तो सबसे टॉप पे जो करोड़पति वो कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सेकंड पे हमारा चीन है और थर्ड पे हमारा भारत आ चुका है। जबकि 2032 तक भारत के करोड़पतियों के लिए सबसे तेज़ी से बढ़ते बाजार के रूप में चीन से आगे निकलने की उम्मीद है। ठीक है, तो नंबर 1 पे संयुक्त राज्य अमेरिका, सेकंड पे चीन और थर्ड पे इंडिया। ठीक, और ये किसको पछाड़ दिया? यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड और रूस को पछाड़ दिया। ये जारी किसके द्वारा किया गया? हेनले एंड पार्टनर्स। ये जारी किया गया हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा। ठीक है, सेंटी मिलियनियर रिपोर्ट द इमरजेंस ऑफ अ न्यू क्लास ऑफ सुपर रिच। इस लाइन को जो रिपोर्ट, इसका नाम याद रखिए। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ लिया गया हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी सेंटी मिलियन रिपोर्ट का नाम क्या था? नाम है द इमरजेंस ऑफ अ न्यू क्लास ऑफ सुपर रिच। ठीक, और ये तीनों सही है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। दुनिया के 25,490 करोड़पतियों में से 1132, टोटल दुनिया में कितने करोड़पति है? 25,490। ध्यान दो, तो टोटल है दुनिया में कितने करोड़पति? 25,490, जिसमें से भारत में कितने? 1132। ठीक, चीन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में दुनिया के सबसे ज़्यादा करोड़पति है। चीन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में दुनिया के सबसे ज़्यादा करोड़पति। 2032 तक भारत के करोड़पति के सबसे तेजी से बढ़ते हुए चीन से आगे निकलने की उम्मीद है। 100 में यदि वियतनाम को 95% वृद्धि दर के साथ अगले 10 में करोड़पतियों के लिए सबसे तेजी से बढ़ने वाला बाजार का अनुमान है। ठीक है, इस डाटा को भी मैं क्लियर करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट वाले PDF से। नेक्स्ट, सारंग द फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन द फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो सारंग है वो कहाँ मनाया जाता है? दक्षिण कोरिया में। का 8वां संस्करण जो 30 सितंबर से 14 अक्टूबर 2022 तक मनाया गया। ठीक, तो सारंग जो है वो द फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन दक्षिण कोरिया। सारंग द फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन दक्षिण कोरिया। सारंग द फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन दक्षिण कोरिया का 8वां संस्करण, ये कौन सा संस्करण मनाया गया? 8वां संस्करण कहाँ? दक्षिण कोरिया में, 30 सितंबर से 14 अक्टूबर तक। सियोल दक्षिण कोरिया के भारतीय दूतावास ने वार्षिक प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम सारंग कोरिया गणराज्य में भारत का महोत्सव का 8वां संस्करण आयोजित किया, जो 30 सितंबर से 14 अक्टूबर 2022 से दक्षिण कोरिया के विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया गया। ठीक है, कोरिया गणराज्य में भारत महोत्सव के भव्य तमाशे में भारतीय और कोरियाई नृत्य संगीत के साथ दक्षिण कोरियाई कला और संगीत पूरी मंत्रमुग्ध कर दिया। ठीक, नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने पश्चिमी यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता को उलट दिया? पश्चिमी यरूशलेम को इजराइल की राजधानी मान्यता किसने उलट दिया? ऑस्ट्रेलिया ने। एंथोनी अल्बनीज़ के नेतृत्व वाली ऑस्ट्रेलिया सरकार ने पिछली सरकार के पश्चिमी यरूशलेम को इजराइल की राजधानी मान्यता देने उलट दिया। तेल अवीव को फिर से राजधानी के रूप में मान्यता देने की सहमति व्यक्त की। पूर्व रूढ़िवादी प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने औपचारिक रूप से दिसंबर 2018 में पश्चिम यरूशलेम की राजधानी के रूप में मान्यता दे दी थी। ठीक है, ठीक, दी थी। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई दूतावास तेल अवीव में बना रहा, जबकि ऑस्ट्रेलियाई दूतावास तेल अवीव में बना रहा। ठीक है, तो अभी जो प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया कौन? एंथोनी अल्बनीज़, जिसने पश्चिमी यरूशलेम की इजराइल की राजधानी की मान्यता को खत्म कर दिया। ठीक है, हाल ही में किस भुगतान बैंक ने वित्तीय उत्पादक सेवाओं में नवाचार के लिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ भागीदारी की? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो किस बैंक ने वित्तीय उत्पादक सेवाओं के नवाचार के लिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ भागीदारी की? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। क्लियर, और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है के रिजर्व बैंक इनोवेशन हब को भारतीय रिजर्व बैंक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, जो पूरे भारत में समाज के बड़े वर्गों के लिए वित्तीय समाधानों को पहुंच बढ़ाने और 1 अरब भारतीयों को बिना किसी रुकावट के वित्त उपलब्ध कराने की भागीदारी की। साझेदारी के तहत इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक RBIH ग्राहकों द्वारा डिजिटल सेवाओं को लाकर मौजूदा अंतर को पाटने के लिए नवीन उत्पादों और पेशकश की योजना डिजाइन और निष्पादन करेगा। ठीक है, तो किस भुगतान बैंक ने वित्तीय उत्पादक सेवाओं के नवाचारों के लिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ भागीदारी की? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। नेक्स्ट, उस भुगतान कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में डेल टेक्नोलॉजी और एनटीटी लिमिटेड के साथ अपना पहला ग्रीन डाटा सेंटर लॉन्च किया। तो भुगतान कंपनी जो डेल टेक्नोलॉजी और एनटीटी लिमिटेड अपना पहला ग्रीन डाटा लॉन्च किया, डेट इज फ़ोनपे। क्लियर, फ़ोनपे जो पहली भुगतान कंपनी है जिसने डेल टेक्नोलॉजी एनटीटी लिमिटेड फ़ोनपे। भारत का अग्रणी फिनटेक प्लेटफॉर्म फ़ोनपे
ने अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर नवी मुंबई महाराष्ट्र में लॉन्च किया। तो पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया? डेट इज़ मुंबई में, ठीक है, नवी मुंबई महाराष्ट्र लॉन्च। डेल टेक्नोलॉजी एंटिटी लिमिटेड से प्रौद्योगिकी और समाधानों का लाभ उठाएगा। भारत में फ़ोनपे का पहला ग्रीन डाटा सेंटर कंपनी को अपने स्थिति लक्ष्यों को प्राप्त करने, कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने में सहायता करेगा। यह ग्रीन डेटा सेंटर में एक 4.8 मेगावाट सुविधा है जो महापे नवी मुंबई महाराष्ट्र में 13,740 वर्ग फुट में फैली हुई है। इसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड कूलिंग और लिक्विड इमर्सन कूलिंग जैसे अत्याधुनिक वैकल्पिक कूलिंग तकनीक का उपयोग करके बनाया व डिजाइन किया गया है। तो ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है। डेल टेक्नोलॉजी एंटिटी लिमिटेड ने किसके साथ ग्रीन डेटा लॉन्च किया? फ़ोनपे। ओके, नेक्स्ट, किस संगठन ने अक्टूबर 2022 में कर्नाटक के बेंगलुरु में अपना पहला महिला केवल डिजिटल केंद्र लॉन्च किया? HDFC सिक्योरिटीज। तो कर्नाटक के बेंगलुरु में अपना पहला महिला केवल डिजिटल केंद्र लॉन्च किसने किया? HDFC सिक्योरिटीज। ठीक, स्पष्टीकरण, HDFC बैंक लिमिटेड ने एक सहायक HDFC सिक्योरिटीज लिमिटेड 30 साल से कम उम्र की अपनी सभी महिला कर्मचारियों के साथ पुरुष और महिला दोनों निवेशकों की सेवा के साथ बेंगलुरु कर्नाटका में पहला महिला केवल डिजिटल केंद्र खोला। यह DC कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करेगा। अच्छा, इसमें देख रहे, ध्यान से देखो, इस सहायक HDFC सिक्योरिटी लिमिटेड में 30 साल से कम उम्र की सभी महिला कर्मचारी ठीक है, निवेशक तो दोनों होंगे, पुरुष और महिला, बट यहाँ पे जो कर्मचारी रखे हुए सभी 30 साल से कम उम्र के, HDFC सिक्योरिटी लिमिटेड, ठीक है। महिला केवल डिजिटल केंद्र, तो ये HDFC सिक्योरिटीज ने लॉन्च किया। किसने? HDFC सिक्योरिटीज ने लॉन्च किया, ठीक है, जिसमें महिला सब कितनी 30 साल से एज कम है सबका, ठीक है। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने उड़ीसा के अंगुल में 1000 मेगावाट कार्बन मुक्त ऊर्जा की आपूर्ति के लिए ग्रीन को समूह के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ठीक, तो उड़ीसा के अंगुल में 1000 मेगावाट कार्बन मुक्त ऊर्जा के उत्पादन आपूर्ति में जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। उड़ीसा के अंगुल में 1000 मेगावाट के कार्बन मुक्त ऊर्जा की आपूर्ति के ग्रीन को समूह से समझौता किसने किया? जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा सर सैयद उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया? बारबरा डेली मेटकाफ को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित। अच्छा, सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार किसे दिया जाता है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा। अच्छा, सर सैयद थे कौन? ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के फाउंडर में से एक थे। ठीक है, तो अमरीकी इतिहासकार, दक्षिण एशियाई इतिहास, इस्लाम के अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर बारबरा डेली मेटकाफ ने सर सैयद दिवस 17 अक्टूबर मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा 2022 के लिए सर सैयद एक्सलेंस इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो AMU के संस्थापक सर सैयद अहमद खां के 205वीं जयंती का प्रतीक है। मैंने बोला ना, सर सैयद अहमद खां कौन थे? AMU के संस्थापक। सर सैयद एक्सलेंस नेशनल अवार्ड 2022 मौलाना आज़ाद एजुकेशनल फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा को दिया गया। ठीक, एक्सलेंस नेशनल अवार्ड 2022 मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन नई दिल्ली को दिया गया। और ये मिला किससे? बारबरा डेली मेटकाफ, जो अमरीकी इतिहासकार, दक्षिण एशियाई इतिहास और इस्लाम के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित विद्वान। अक्टूबर 2022 में जारी भारत के 100 अमीरों की 2022 फोर्ब्स 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर कुल संपत्ति के साथ सूची में सबसे ऊपर कौन है? गौतम अडानी। अच्छा, गौतम अडानी टॉप पे गए, किसके अनुसार? फोर्ब्स सूची के अनुसार। ठीक है, फोर्ब्स सूची के अनुसार गौतम अडानी टॉप पे गए। और सेकंड नंबर पे कौन है? देखो, इनके पास जो संपत्ति गौतम अंबानी 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक, और 888 बिलियन अमेरिकी डॉलर कुल संपत्ति के साथ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी दूसरा स्थान। इसके बाद डी मास्टर राधाकृष्णन अडवाणी तीसरे। राधाकृष्णन अडवाणी पहली बार 27.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति के साथ शीर्ष 3 में प्रवेश किया। ठीक, यहाँ पर शायद ये मिस्टेक है, इसको देखना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि 150 पे जब ये टॉप पे है तो ये 888 यहाँ पे नहीं हो पाएगा, यहाँ पे 88 शायद होना चाहिए। ठीक है, थर्ड पे राधाकृष्णन अडवाणी जो 27.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर। हाल ही में किस देश के लोगों ने विचार स्वतंत्रता के लिए 2022 सखारोव पुरस्कार जीता? यूक्रेन।
यूक्रेन जिसने अभी सखाराव पुरस्कार जीता 2022। ठीक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की विशेष तालमेल रूप से नियुक्त होने वाली पहले भारतीय एशियाई कौन बने? KP अश्विन। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के विश्व तालमेल के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय एशियाई कौन बने? KP अश्विनी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के कर्नाटक के कल्लोर जिले में कुरावली में रहने वाले डॉक्टर KC अश्विनी को ठीक विशेष प्रतिनिधित्व 3 वर्ष के अधिक लिए होता है। डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किस मिशन के प्रमुख वैज्ञानिक रूप में अक्टूबर 9 किया? आदित्य L1। डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम जो भारतीय इसरो के किस मिशन के प्रमुख वैज्ञानिक रूप? आदित्य L1 के प्रमुख किसे बनाया गया? डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम। ठीक। डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम इसरो के प्रमुख, आदित्य L1 मिशन के प्रमुख डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम। ठीक है। ये क्या आदित्य L1? एक 1500 किग्रा का उपग्रह जो विभिन्न C2 मापन के लिए 7 वैज्ञानिक पेलोड ले जाते हैं। ठीक। निम्नलिखित में किस व्यक्तित्व को इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नामित किया गया? दीपक मोहंती जी महालंगा। ठीक। तो इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के कार्यकारी निदेशक दीपक मोहंती और जी महालिंगम। क्लियर। नेक्स्ट 2023 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन 2022 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन 2023 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन महिला विश्व कप के आधिकारिक संस्करण की पहचान करे तजुनी। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन महिला विश्व कप अधिकार शुभारंभ पहचान तजुनी। ठीक। तजुनी एक मज़ेदार फुटबॉल प्रेमी पेंगुइन की फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन महिला विश्व कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2023 के आधिकारिक संस्करण के रूप में अनुकरण किया गया। तजुनी नाम तासमन सागर का एक संलयन है जो पेंगुइन और एकता का घर है, जो इस आयोजन का प्रमुख मूल्य है। ये क्या है? महिला विश्व कप फुटबॉल तजुनी। उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जो अक्टूबर 2022 में 61वें एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 100 मीटर बाधा दौड़ के लिए कानूनी उप 13वीं दूसरी बार देखने को पहली भारतीय महिला बन गई। ठीक। तो 2000 अक्टूबर 61वीं एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 100 मीटर बाधा दौड़ उप देखने की पहली बार ज्योति याराजी जो है अक्टूबर 2022 में 61वीं एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर बाधा दौड़ के लिए कानूनी उप 13 दूसरी बार देखने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। ज्योति याराजी ये क्या है? भारतीय स्प्रिंटर है। भारतीय स्प्रिंटर ज्योति याराजी रेलवे कर्नाटक के बेंगलुरु के श्री कांती स्टेडियम में, ये कौन से स्टेडियम है? श्री कांती रमाई स्टेडियम में 61वें एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया नेशनल ओपन एथलेटिक्स में 100 मीटर हर्डल्स के लिए दूसरी बार कानूनी सब 13 का समय लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ठीक। ज्योति याराजी ने फाइनल में 12.82 सेकेंड समय लिया और महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीती और मई 2022 में हैरिस फील्डिंग गेम्स 2022 नीदरलैंड में 13.4 सेकेंड में अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ORD की शुरुआत करने वाले। ORD की शुरुआत किसने की? डॉक्टर दिलीप महालानाबिस। डॉक्टर दिलीप महालानाबिस का हाल ही में निधन हो गया, जिसने ORD की शुरुआत किया था। ORS में R का अर्थ क्या है? रिहाइड्रेशन। ORS की शुरुआत करने वाले, सॉरी यहाँ पे S होगा नॉट D। तो ORS की शुरुआत करने वाले डॉक्टर दिलीप महालानाबिस का हाल ही में निधन हो गया। डॉक्टर दिलीप महालानाबिस ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन साथ में प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर दिलीप महालानाबिस का कोलकाता पश्चिम बंगाल में निधन हो गया। डॉक्टर दिलीप महालानाबिस ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी नेजरी क्लर्क रोकने उसका इलाज करने इस्तेमाल किया जाने का समाधान है। ठीक है। अक्टूबर 2022 में केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने किसकी आत्मकथा जीविथम नियम नीला पदुकलम का विवेचन किया? तो जीविथम नियम नीला पदुकलम किसकी आत्मकथा थी? CK श्रीधरन। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने वरिष्ठ नेता एडवोकेट CK श्रीधरन, ये CK श्रीधरन क्या थे? एडवोकेट थे, जिसकी आत्मकथा बनी जीविथम नियम नीला पदुकलम का कांगलन केरल में जाएंगे। आत्मकथा ओली पब्लिकेशन द्वारा आयोजित किया गया। ठीक है। अधिवक्ता CK सिंह कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष और पार्टी की राजनीतिक महासमिति के रूप में कार्य किया था। ठीक। विश्व
ऑस्टियोपोरोसिस दिवस, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 2022 दुनिया भर में कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर 2022 को। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 2022 20 अक्टूबर 2022 को स्टेट अप फॉर बोन हेल्थ अभियान के विषय के साथ। अच्छा, इस बार इसका विषय क्या है? स्टेट अप फॉर बोन हेल्थ। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका मतलब विषय क्या है? स्टेट अप फॉर बोन हेल्थ। ओके। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय सेब दिवस 2022 कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय सेब दिवस 2022 20 अक्टूबर। और इसकी थीम क्या है? 20 अक्टूबर को मनाया गया और थीम है ग्रोइंग अ हेल्दी फ्यूचर। ग्रोइंग अ हेल्दी फ्यूचर के साथ अंतर्राष्ट्रीय सेब दिवस 20 अक्टूबर को। अक्टूबर 2022 में भारतीय उद्योग परिसंघ ने पराली जलाने कम करने के लिए वायु अमृत परियोजना शुरू करने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ भागीदारी की। संगरूर पंजाब। भारतीय उद्योग परिसंघ CII, भारतीय उद्योग परिसंघ ने संगरूर पंजाब में पराली जलाने के लिए कम करने के लिए वायु अमृत परियोजना किसने शुरू की? भारतीय उद्योग परिसंघ। किसके साथ मिलकर? संगरूर पंजाब के साथ, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के भागीदारी के साथ। ठीक है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने प्रतिष्ठित पिलर ऑफ क्रिएशन पर कब्जा कर लिया। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप प्रतिष्ठित पिलर्स ऑफ क्रिएशन में कब्जा, जो पृथ्वी से 6500 प्रकाश वर्ष दूर है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण अंतरिक्ष दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने प्रतिष्ठित पिलर्स ऑफ क्रिएशन पर कब्जा कर लिया। इसमें सितारों के साथ गैस और धूल के झुंड की विशाल संरचनाएं शामिल है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने प्रतिष्ठित पिलर ऑफ क्रिएशन पर कब्जा कर लिया। नासा जेम्स वेब स्पेस विशाल ईगल नेबुला के भीतर खड़े होकर पृथ्वी से 6500 प्रकाश वर्ष के दूर विशाल तांबे, सोने और भूरे रंग के स्तंभों की अपनी पहली छवि पर कब्जा कर लिया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अनुसार ग्रीन पटाखों की अनुमति केवल उन शहरों और कस्बों में है जहां हवा गुणवत्ता मध्यम या खराब है। हरे पटाखे राष्ट्रीय पर्यावरण और इंजीनियरिंग अनुसंधान द्वारा जारी किए जाते हैं। कुवैत में आयोजित एशियाई युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का संस्करण क्या है? चौथा। तो कुवैत में जो आयोजित हो रहा है युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये चौथा संस्करण है और 15-17 से आयु के वर्ष के बच्चे इसमें खेलेंगे। चौथा संस्करण है और 23-16 अक्टूबर 2022 तक कुवैत के अहमद अल रसदान ट्रैक एंड फील्ड स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ हरित हाइड्रोजन के विकास पर रोड मैप को अपनाया? फ्रांस। हरित हाइड्रोजन के विकास पर रोड मैप को किस देश ने अपनाया? फ्रांस। भारत और फ्रांस ने ऊर्जा के औद्योगिक भागीदार, अधिक ज्ञान साझा करने और कौशल विकास के कई क्षेत्रों में काम कर हरित हाइड्रोजन का विकास का फ्रांस रोड मैप अपनाया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? टी राजा कुमार। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के वर्तमान अध्यक्ष टी राजा कुमार फाइनेंशियल टास्क फोर्स अध्यक्ष है। ठीक है। उस समुद्र का नाम बताएं जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच स्थित है। डेट इज तस्मान सागर। तस्मान सागर जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच स्थित है। तस्मान सागर दक्षिण प्रशांत सागर समान समुद्र और जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच स्थित है। धन्यवाद। ये हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है और आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो।